नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। देश के दो बड़े राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी पारा हाई हो चुका है और दोनों ही जगह चुनावी रण लगभग अब तैयार भी हो चुका है, लेकिन सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से पूरी तरह से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सियासत की लड़ाई अब अंजाम देने के लिए भी अब तैयार है। और ऐसे में बात करें तो ये बात साफ भी हो गई है कि सियासी अब घमासान में जीत किसकी रहेगी ये अभी कहना आसान नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में ये भी आपको बताते चले कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से जहां घुसपैठियों के मुद्दे ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि राज्य में बढ़ती घुसपैठियों को बीजेपी ने इस बार चुनाव का मुद्दा बना लिया है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सरकार पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बार चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा इतना अहम रहने वाला है, इस बात का पता इस बात से ही लगाया जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सरकारी तंत्र तक में घुसपैठियों के होने की बात कह डाली। और यही गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूसीसी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बात मजबूती से रखी। वो बात भी हम आपको सुनवाएंगे जो कि बीजेपी ने कही है, सुनिए। तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानावाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। घुसपैठियों का खिलाफ बोलने से क्या उसका ऊपर भी वो लोग का दर्द होना चाहिए। मैं तो घुसपैठियों का खिलाफ बोल रहा हूँ, उनका दर्द क्यों है? अरे आप ये देश में घुसपैठियों का खिलाफ बोलने से क्या भड़काना होते हैं? मतलब वो लोग घुसपैठी का खिलाफ नहीं बोलेगा। घुसपैठियों का खिलाफ बोलना कौन सा कानून में लिखा हुआ है? ये गलत है। आप बताइए कौन सा कानून में लिखा हुआ है? घुसपैठियों मतलब हमारा दरवाजा हम घुसपैठियों के लिए खोल दें? अरे क्या बात बोलते हैं ये सब लोग पागल हो गया है क्या? अब वही बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी घुसपैठियों के मुद्दों को लेकर प्रमुख तौर पर जोर दिया है और मैनिफेस्टो के जरिए इस बात को भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर झारखंड या देश के किसी भी हिस्से में घुसपैठियों को ढूंढकर निकाला जाएगा, क्योंकि घुसपैठियों को पूर्ण रूप से रोका जाना है। और आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं जो कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है।
चलिए आपको ये भी बताते चले हैं कि अब बीजेपी ने जो है अब मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है जो कि अब गोगो दीदी योजना में हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। वही देखिए अब जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है जो कि संकल्प पत्र के नाम से पहचान भी दी गई है, उसमें हम वो प्रमुख बातें भी आपको बता रहे हैं जो कि 5 साल में 5 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा और इसी के साथ 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। ये भी जो है मैनिफेस्टो में दिया गया है। तो ये बीजेपी का मैनिफेस्टो हम आपको बता रहे हैं जिसमें प्रमुख बातों का जिक्र इसमें किया गया है। हर साल ये भी बताया गया है कि हर साल में 1 लाख नौकरी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएगी। 2 साल के भीतर नक्सलवाद को खत्म करेंगे या कि नक्सलवाद का खात्मा भी किया जाएगा। यह बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है। और इसी बीच ये भी आपको बताते चले कि देखिए अब लगातार बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है और देखिए संकल्प पत्र में 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख का मुफ्त इलाज भी मिलने वाला है। और इसी बीच उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया है कि जो मुफ्त इलाज बुजुर्गों को मिलेगा ये बीजेपी का मैनिफेस्टो में जारी किया गया है। जो बीजेपी के मैनिफेस्टो की मुख्य बातें हैं वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 की सहायता, ये भी आपको बताते चले कि 21,000 की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। और वही हेमंत सरकार के अधूरे 21 लाख के पीएम आवास योजना को भी पूरा करने का काम यहाँ पर बीजेपी के अपने संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया है। यानी कि ये घोषणा है बीजेपी की हम आपको बता रहे हैं जो कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है देखिए घुसपैठियों से भूमि कब्जा मुक्त करवाएंगे जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ये झारखंड में बन रहा है। और ऐसे में आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखने का वादा भी यहाँ पर बीजेपी ने किया है जो कि अब झारखंड में घुसपैठिया हो या फिर यूसीसी हो, दोनों ही मुद्दे अब काफी चरम पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए अब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने और उसी को लेकर अब बीजेपी ने जो संकल्प पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन ऐसे में अब ये सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का घुसपैठिए बन चुके हैं और यूसीसी बन चुके हैं और इस पर घमासान यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब वार पलटवार का दौर भी लगातार इसी सिलसिले में देखा जा रहा है। लेकिन आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम ये लगातार समझा रहे थे जो कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उन संकल्प पत्रों में क्या क्या जिक्र किया है, कौन कौन सी बातों का जिक्र किया है, वो लगातार हम आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि जब घुसपैठियों का मुद्दा इतना गर्माया तो ऐसे में बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई इस पर बयान दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको यह भी बताते चले कि वही अब झारखंड में चुनावी रण सजकर तैयार हो गया है। तो ऐसी विधानसभा भी अब सामने निकल कर आई है जहां पर मुकाबला टक्कर का होने जा रहा है। कहीं पारिवारिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है तो कहीं पर अपने सामने जो है कई ऐसे लोग खड़े हैं जिस पर नजर डालते हैं। चलिए आपको यह भी बताते चले कि झारखंड की उन हॉट सीटों पर नजर डालेंगे जो कि सबकी निगाहों पर बनी हुई है। ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि जो लगातार ये सीटें हैं देखिए झारखंड की ये हॉट सीट हम आपको बता रहे हैं बरहेटा से है जो कि जेजेएम से हेमंत सोरेन उतरे हैं। और वही अगर बात करें बीजेपी से यहाँ पर जो है गमलालियान इस सीट पर अब लगातार यहां पर कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो देखिए यहां पर अब सबसे हॉट सीट बरहेटा है जो कि खुद हेमंत सोरेन वहां से विधायक भी है और वो उतरे हैं। ऐसे में अगर गांजे की बात करें तो यहां पर मुनिया देवी बीजेपी से उतरी है और ऐसे में जेजेएम से कल्पना सोरेन जो कि ये काफी निगाहें इन पर टिकी हुई है। लगातार देखिए कल्पना सोरेन भी चुनावी प्रचार में अब कमान संभाल रही है और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में कल्पना सोरेन नजर आएगी। सरायकेला की अगर बात कर ले तो यहाँ से चंपई सोरेन बीजेपी से उतारे। बीजेपी ने एक ये दावा चंपई सोरेन के नाम पर तो रच दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता अब चंपई सोरेन पर कितना विश्वास जताती है। वही अगर उनके सामने की बात करें जेजेएम से तो गणेश महाली भी अब चुनावी मैदान में टक्कर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यानी कि अब बीजेपी और जेजेएम का सीधा फंडा यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन सरायकेला एक हॉट सीट है जो कि अब उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और जमशेदपुर पश्चिम की अगर बात कर ले तो यहां से कांग्रेस से बन्ना गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वही जेडीयू से सरयू राय को चुनावी मैदान में उतारकर एक नया विश्वास यहां पर जताते हुए नजर आए हैं। और वही जामताड़ा की अगर बात कर ले जो कि सबसे हॉट सीटों में से एक ये मानी जा रही है। और ऐसे में देखिए सीता सोरेन को बीजेपी ने उतारा है चुनावी मैदान में, वही कांग्रेस ने डॉक्टर इरफान अंसारी को चुनावी मैदान में उतारते हुए एक विश्वास जताया है। यानी
यानी कि ये हम वो लगातार आपको हॉट सीट दिखा रहे थे जो कि अब चुनावी मैदान में सबकी निगाहें टिकी हुई है। और इन हॉट सीटों में से ये जो सीटें हम आपको बता रहे थे, जिस पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेजेएम हो, तीनों में कई चेहरे ऐसे भी देखने को मिले जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, और जो कि अपना वर्चस्व कितना कायम कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये लगातार सियासत का संग्राम जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा अब लगातार गरमा रहा है और इसी को लेकर संग्राम काफी छिड़ गया है। क्योंकि देखिए, सत्ता के संग्राम में हम यही आपको बताना चाहते हैं कि अब झारखंड का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी मुहिम तो छोड़ दी है, मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में दो बड़ी बातें अगर हम बताएं आपको तो उसमें है घुसपैठियों के जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, वही गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, और अब उनका पलटवार करते हुए जेजेएम हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम से वो नेता हैं जो कि अब यहां पर लगातार वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच हम आपको ये भी बताते चले कि लगातार अब इसी सिलसिले में वार पलटवार का दौर तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब झारखंड की जनता किस पर विश्वास जताती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ये भी बताते चले कि झारखंड में जैसे ही बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, मैनिफेस्टो में कुछ कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जो कि हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार समझा रहे थे। ऐसे में जेजेएम हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अब यहां पर इनका वर्चस्व कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार अब रण सज चुका है, पार्टियां तैयारी अपनी तेज करती हुई नजर आ रही है और अब उन पार्टियों की कमान संभालने के लिए अब नए वादे दावे भी किए जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय साहब, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश खत्री हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश खत्री, आपका रुख करना चाहूंगे। देखिए, अब अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। जैसे ही मैनिफेस्टो जारी हुआ उसके बाद मुद्दों की बौछार लगाती हुई बीजेपी नजर आई और अब वार पलटवार का सिलसिला यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट स्थिति की, गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके बयान के बाद इन घुसपैठियों के जैसे ही तूल पकड़ते हुए नजर आए, तो कांग्रेस हो या फिर जेजेएम हो, प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिल रहा है। क्या प्रमुख वो प्रतिक्रिया जो कि अब यहां पर चुनावी रण पर असर करेगी? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रतिक्रिया पे ही बात करेंगे। जो घुसपैठ मामला जो बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है, उसमें अगर कहें तो कांग्रेस की आज जो सुप्रिया त्रिनेत्र है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन इस मामले पर कि क्या घुसपैठ मामले, इसी मामले पे कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, इस मामले में उन्होंने चुप्पी साध ली। तो कहीं ना कहीं अभी तक देखने को मिला है कि जो बीजेपी ने जिस मुद्दे को काफी जोर शोर से उछाला है चुनाव के दौरान कि झारखंड में आदिवासियों का हित जो है वो एक गैर मुस्लिम जो मुस्लिम है वो गैर आदिवासियों का हक छीन रहे हैं, तो इस मुद्दे पर जो एमएम है या कांग्रेस है या आरजेडी है या लेफ्ट है, वो सभी चुप है, जिसको लेकर एक बीजेपी को काफी अच्छा माइलेज उससे मिल रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा आज के मुद्दों की, तो आज पीएम दौरे के बाद जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो चंपई सोरेन जो कोल्हान से आते हैं, वहां पर पिछले बार उनको सिर्फ बीजेपी को एक सीट मिली, इसलिए इस बार बीजेपी का अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसमें यही है कि जहां जहां बीजेपी को सीटें कम मिली थी, चाहे वहां हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर अभी जो है अमित शाह का दौरा हुआ, अब आज प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है और कल योगी आदित्यनाथ जी का भी कल दौरा होना है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण है, वैसे सीटों को बीजेपी टारगेट कर रही है जहां पहले वो जीत नहीं पाई थी, और कहीं ना कहीं कोल्हान में भी वो सेंधमारी करने की तैयारी में है। और इसी के लिए चंपई के गढ़ में चंपई को भी लाया गया है और उसके बगल में चकंदरपुर में आज पीएम ने वहां रैली की है। और वही INDI बात करेंगे, अर्जुन खगड़े वो कल यहाँ मांडू चुनाव प्रचार करने के लिए और 7 तारीख को राहुल गांधी का प्रचार का बना हुआ। बिल्कुल। देखिए मुकेश, लगातार प्रचार तो यहाँ पर हो रहा है। अब प्रचार प्रसार को जोर देने के लिए मुद्दे भी काफी गर्माते हुए नजर आ रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां अपना जोर तो डालती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मुकेश, अब
अगर हम बात कर ले जनता के, तो रुझान क्या अब किन पार्टी की तरफ होता हुआ नजर आएगा वो आपसे जानूंगा, लेकिन इसी बीच अब लगातार हमारे साथ अजय साहब बने हुए हैं। सबसे पहले सर, आपका सुदर्शन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। अब आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगी। देखिए, आदिवासी हो या फिर घुसपैठिए हो, आदिवासियों की संख्या लगभग अब ये कह सकते हैं कि कम होती जा रही है, क्योंकि घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है, बाबर हो या फिर ये भी जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है लगातार कि यहाँ पर देखिए हुसैनाबाद का नाम बदला जाएगा। लेकिन अब जरूरत बाबर की या फिर हुसैनाबाद की क्या पड़ पा रही है यहाँ पर कि अब ये इन लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं? जी मनीषा, सबसे पहले तो मैं इस वक्त चाईबासा में हूँ और चाईबासा से अभी 10 मिनट पहले नरेंद्र मोदी जी निकले हैं और यहाँ बहुत गजब का माहौल है। बहुत भारी संख्या में लोग आए थे, काफी ज्यादा भीड़ थी। और मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी मुकेश जी ने कहा कि पिछले यहाँ पर हम जो है मैंने जैसे किया था। जी बिल्कुल, तो देखिए अब लगातार यहाँ पर बात हम करेंगे। उससे पहले झारखंड के चुनाव की जो बात कर रहे थे वो लगातार जारी रहेगी। और ऐसे में देखिए, झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 2 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और उसी के बाद लगातार अब सियासत काफी तेज हो गई। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए हैं और बीजेपी से प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सीधा रुख आपका ही करूंगी। पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो दे रहे थे आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, जब घुसपैठिए इतने बढ़ रहे हैं और इतना मुद्दा सबसे ज्यादा अब चुनाव में ये कहेंगे घुसपैठियों का बढ़ चुका है, यूसीसी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट अब चुनाव में नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, इसका इम्पैक्ट चुनाव में निसंदेह नजर आएगा। वही मैं आपसे कह रहा था कि मैं अभी चाईबासा आया हुआ हूँ और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को टच किया, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। लेकिन जैसे उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ से घुसपैठियों को चुन कर बाहर निकालेंगे, तो क्राउड का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखकर हम समझ सकते हैं कि जबरदस्त उत्साह था। और कहीं ना कहीं कोल्हान की धरती, संथाल परगना के बाद कोल्हान एक ऐसी धरती है जहाँ पर आदिवासियों की जो अस्मिता उसकी यहाँ पर होती है। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम घुसपैठियों को चुन कर बाहर फेंकेंगे, तो क्राउड से बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। और हमें पूरा विश्वास है कि जो घुसपैठियों का मुद्दा जो कि हम 5 साल से उठा रहे थे, इस बार झारखंड की जनता ने उस मुद्दे को एक्सेप्ट किया है और कहीं ना घुसपैठियों के नाम पर जो वोट दिया जाएगा वो भाजपा के इफेक्ट वो आने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर भी चाहूंगे, जो कि अब बाबर का मुद्दा वहां पर उठा रहा है, हुसैनाबाद का नाम जल्द जो है परिवर्तन करने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, जमशेदपुर जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर एक एआईएमआईएम से कैंडिडेट खड़े हुए, उनका नाम बाबर खान है। तो बाबर खान कैंडिडेट में भी नजर आ रहे हैं, बाबर खान हमें इतिहास में भी नजर आ रहे हैं। और निसंदेह बिल्कुल हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने साफ कहा कि झारखंड के जो आइकॉन्स थे, झारखंड जिसकी पूजा करता है, बिरसा मुंडा हो या फिर सुद्धो कानू हो, उनके नाम पर शहरों के नाम होने चाहिए, उनके नाम पर हिस्टोरिकल मोमेंट्स के नाम होने चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के नाम पर होने चाहिए जिन लोगों ने कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता जो है उस पर हमला किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने काफी हमें परेशान किया था पास्ट में। और इसलिए वो जो इतिहास में जो गलती हुई थी उसको कहीं ना कहीं हम जो है सुधार करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कितना सुधार यहाँ पर हो सकता है और क्या अब जमीनी हकीकत बयां करती है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब सीधा रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने एमवीए पर निशाना साधते हुए कहा कि एमवीए के वादे सिर्फ झूठे हैं और एक पुलिंदा है, झूठ का एक पुलिंदा उन्होंने बताया। उन्होंने वक्फ को लेकर भी एमवीए को घेरने की कोशिश की, लेकिन आपको वो भी सुनवाते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ इसके साथ और कहा है। वो अब चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि लोग समझ चुके कि ये सब झूठ का पुलिंदा है। और दूसरा एक मुद्दा महत्वपूर्ण है कि वक्फ के बारे में ये जो तीनों उबाठा शिवसेना जो है, जो कांग्रेस है और शरद पवार की एनसीपी, ये तीनों जेपीसी में भी प्रखरता से सरकार के बिल को विरोध करते हैं, जो सुधार लाने की कोशिश कर रहा है और वक़्फ़ का पक्ष ले रहे हैं। और वक़्फ़ एक ऐसी व्यवस्था है कि जो वो कहेगी वो जमीन उनकी,
अगर आपको अपील करना है तो केवल कोर्ट में नहीं जा सकते, उसका अपील केवल ट्रिब्यूनल में होगा और वो जो निर्णय करेंगे वो फाइनल। तो ये स्थिति समाप्त करने की जरूरत है। देश में दो कानून नहीं हो सकते, देश में एक ही कानून होना चाहिए। वहीं बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलर आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर पूरी तरह से घेर दिया है। चलिए आपको वो बाइट भी सुनवा देते हैं। वाले 20 तारीख के चुनावी मतदान के बाद 23 तारीख को महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में आए, इस प्रकार की प्रार्थना करता हूं। ये इसके लिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है गत कुछ दिनों से कश्मीर में कानून व्यवस्था के विषय पर कहीं पर हल्ले हमले ये जब से नई इंडिया अलायंस की सरकार आई तब से बढ़ गए हैं। वहीं एमवीए में कुछ सीटों को लेकर अभी भी घमासान जारी है और इसको लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस स्थिति को लेकर कुछ भी साफ करने की कोशिश की है। उस स्थिति को साफ करने की कोशिश में उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। 90 लड़ेंगे या 105 लड़ेंगे, यह हमारा मकसद नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी है और महाविकास आघाड़ी बनकर लड़ेंगे। आज शाम तक पूरा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रियंका नाची हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव अब काफी नजदीक आते जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अब वार पलटवार का सिलसिला तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम बात कर ले संजय राउत की, सबसे पहले वो प्रतिक्रिया हमने सुनाई थी संजय राउत की, जो कि वो कोशिश ये कर रहे थे कि अब स्थिति क्या बन रही है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट जनता पर होता हुआ नजर आ रहा है? बात यह है कि संजय राउत जी जो है महाराष्ट्र में एक एंटरटेनमेंट तौर पे देखा जाता है। बस रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले राज्य को जो है जो दे देते चलती रहती है, उनके बाद लिया जाता है। ये आप भी देख बिल्कुल प्रियंका, तो देखिए अब लगातार यहाँ पर स्थिति क्लियर करने की कोशिश तो हर नेता करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्थिति कब क्लियर होगी? जब परिणाम आएंगे और जनता किसका साथ देगी, किसका समर्थन देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए बाबूलाल, आपका रुख करते हुए, लगातार अब चुनावी रण तो सज चुका है और सभी पार्टियां अब उस पिच पर तैयार भी हो रही है और बैटिंग कर रही है, लेकिन अगर हम सबसे बात करें जनता के रुझान की, क्या लगता है किस तरफ सबसे ज्यादा जनता का रुझान जा रहा है? पड़ना अब किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अब आज से अगर हम बात करें तो जो उम्मीदवारों की अर्ज लेने की आखिरी तारीख थी वो भी आज पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब जो बगावत करने वाले नेता थे उन्होंने भी फॉर्म वापस लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है, चुनाव बनाने का मन बना लिया है, वो भी अब मैदान में है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कल 5 नवंबर से धुआंधार सभाओं का, रैलियों का शुरू जोरदार दिखेगा। जानकारी ये मिल रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है वो सभाएं महाराष्ट्र में होगी। 14 नवंबर को छत्रपति संभाजी नगर और मुंबई में नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो दिग्गज नेता है जिनकी महायुति के प्रचार के लिए स्टार यादी में लिस्ट में नाम है, जिसमें 40 नाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के, वो सभी मैदान में उतरेंगे और प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ से दावा किया जा रहा है, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 26 नवंबर को हम सरकार बनाएंगे, तो वहीं आज छत्रपति संभाजी नगर में राव साहब दानवे, पूर्व राज्य रेल मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार महायुति की ही बनेगी। तो अब देखना बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के रण में हर कोई अपना वहां पर दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन अब जनता का रुझान किस तरफ पड़ रहा है, जनता का जनमत किस तरफ होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों चुनाव काफी दिलचस्प हो चुके हैं और ऐसे में देखिए वार पलटवार का दौर तो देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, सरकार किसकी बनती है, सत्ता का सर जो है वो किस पर सजता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में मेरे साथ उतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।